एक टाइम में एक पोर्शन में कितनी प्रोटीन जो है वो कोई भी शख्स ले सकता है? अगर कोई इंसान 70 किलो का है तो उसको हम कहेंगे कि 65 to 70 ग्राम आप प्रोटीन दे सकते हैं, जिसमें 4 से 5 ऑन्स मीट आ जाता है। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं ना, तो उसमें ना हम अलाउ तो करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि ईद ऐसा मौका है कि हर बंदे को ईद सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। रेगुलर पेशेंट है वो 2 से 3 ऑन्सेस, ठीक है, बल्कि ज्यादा भी ले सकता है, 4 से 5 ऑन्सेस एक नॉर्मल इंडिविजुअल ले ले। और अगर कोई डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंसिव है या किसी को दिल का कोई मसला है, वो फिर 3 पीसेस ले लें। एक पीस जो होता है वो हमारे जितना पाम साइज होता है ना, इतना होता है। अच्छा, रेड मीट के हवाले से इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके हैजर्ड्स हैं, इसके फायदे और नुकसान, ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। लेकिन जो रेड मीट है यानी कि मटन है या उसमें बीफ है, एज सेल्फ ये इनका कोई कसूर नहीं है जिस तरह हमने इनको बदनाम किया हुआ है। अच्छा। तो मटन और बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक या मंथ में 3 to 4 टाइम्स आप कर सकते हो। या तो मेरा आवाज है कि वो नीचे चावल लग गए हैं, क्या ऐसी खुराक या जहाँ जो काली हो गई है या जिसका कलर चेंज हो गया, क्या उसको लिया जा सकता है? कोशिश तो करें कि आप उसको इस्तेमाल ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बारबेक्यू में डायरेक्ट आपका कोयलों के साथ या हीट के साथ आपका मीट का मुताबिक हो जाता है ना, तो उसमें होता है कि कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपका वही बारबेक्यू अगर काला कहीं से हो गया या थोड़ा सा जल गया, तो आपको चाहिए कि आप उसको छुरी के साथ उस पीस को निकाल लें। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये किस्म का ये तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं क्या लेनी चाहिए? रिकमेंडेड तो नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसके साथ जब आप किसी भी फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो ना, तो इनके अंदर ना गैस प्रोड्यूस करने के लिए एक सब्सटेंस होता है, फास्फोरिक एसिड। अच्छा। इंटरेक्ट करती है ना, आपकी बॉडी को सही तरीके से आयरन मिल पाता है और ना आपको फास्फोरिक एसिड सही तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा के हवाले से, खाने पीने के हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन पॉडकास्ट होने जा रहा है। माहिर डाइटिशियन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरूज रऊफ। कैसी हैं अरूज साहब? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ईद उल अज़हा है अपना, जिसे कहते हैं कि इसके हवाले से कोई खाने पीने की ईद है, और हमने सोचा कि आपके साथ, क्योंकि आप माहिर डाइटिशियन है, आपकी जो एक किस्म की वो जो टिप्स हैं वो हमारी ऑडियंस के भी काम आए, लोग जो है उसको एक किस्म का अवेयरनेस भी मिले। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि चूंकि जाहिर बात है कि अब खाना पीना तो बहुत ज्यादा होगा, एक टाइम में एक पोर्शन में कितनी प्रोटीन जो है वो कोई भी शख्स ले सकता है? अच्छा, अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें ना, तो हम रेगुलरली मतलब पर बॉडी वेट के लिहाज से प्रोटीन रेकमेंड करते हैं, ठीक है, या 0.8 to 1 ग्राम पर केजी के लिहाज से। अगर कोई इंसान 70 किलो का है तो उसको हम कहेंगे कि 65 to 70 ग्राम आप प्रोटीन दे सकते हैं, जिसमें 4 से 5 ऑन्स मीट आ जाता है, जिसमें अंडे आ जाते हैं, दूध के सोर्सेज हैं, सारा ओवरऑल प्रोटीन हो जाता है। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं ना, तो हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स और वो पेशेंट जिनको कोई ना कोई इशू है, हेल्थ रिलेटेड मसला है, जैसे किसी को हार्ट का इशू है, किसी को डायबिटीज है, या किसी को कोई और कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उसमें ना हम अलाउ तो करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि ईद ऐसा मौका है कि हर बंदे को ईद सेलिब्रेट भी करनी चाहिए, और हम ईद पे पेशेंट्स को रोकते नहीं है कि आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, ठीक है, लेकिन खाएं जरूर, लेकिन मॉडरेशन में। रेगुलर पेशेंट है वो 2 से 3 ऑन्सेस, ठीक है, बल्कि ज्यादा भी ले सकता है, 4 से 5 ऑन्सेस एक नॉर्मल इंडिविजुअल ले ले। और अगर कोई डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंसिव है या किसी को दिल का कोई मसला है, वो फिर 3 पीसेस ले लें। एक पीस जो होता है वो हमारे जितना पाम साइज होता है ना, इतना होता है, तो हम उसको रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 पीसेस कोई डिजीज्ड पेशेंट है वो ले सकते हैं एक पोर्शन में। हाँ जी। अच्छा, बताइए, एक पोर्शन में नहीं, एक मील में या पर डे के लिहाज से वो अपने पोर्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, रेड मीट के हवाले से, क्योंकि सारी बात है रेड मीट ही इस्तेमाल होता है कुर्बानी में। अच्छा, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके हैजर्ड्स हैं, इसके फायदे और नुकसान, ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। लेकिन जो रेड मीट है यानी कि मटन है या उसमें बीफ है, एज सेल्फ ये इनका कोई कसूर नहीं है जिस तरह हमने इनको बदनाम किया हुआ है। अच्छा। कि हम मतलब पेशेंट्स को सबसे पहले मना कर देते हैं कि आपने रेड मीट नहीं इस्तेमाल करना। उसमें यह कि कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हीम आयरन होता है, मतलब हीम आयरन वो है जो आयरन इजीली वो वाला प्रोटीन जो कि जिससे आयरन हमें मिल सकता है इजीली, ठीक है, तो ये एनिमल प्रोटीन से मिल जाता है। तो मटन और बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक या मंथ में 3 to 4 टाइम्स आप कर सकते हो।
लेकिन अगर आप रेगुलरली डेली बेसिस पे बात करो ना कि आपने रेड मीट इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ा सकता है। अच्छा, कैसे ये जो मिसाल के तौर पे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, इस तरह के मामला इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो होते नहीं? अगर तो देखिए, आप सुबह दोपहर शाम कुर्बानी की ईद है तो आप नाश्ते में भी अगर आप मटन यूज कर रहे हैं, दोपहर को भी मटन यूज कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, और आपका जो ये वाला प्रोसीजर है ये 3 to 4 डेज में यही काम हो रहा है, आप हर टाइम बस मीट ही खा रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में थोड़ा सा यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप वंस और ट्वाइस अ डे अपने किसी मील में उसको एडिशन कर लें। और वो लोग जो कि उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको फिर चाहिए कि साथ में सैलड्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। हम ईद आती है, हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सैलड्स को हम बिल्कुल साइड में कर देते हैं। हम फिर हर मील में ही, हम नाश्ते में भी निहारी, पाए वगैरह खा रहे होते हैं, दोपहर को भी हम बिरयानी या पुलाव उसके अंदर मीट होता है, साथ में आप खाएं ज़रूर, लेकिन क्वांटिटीज थोड़ी अपनी मिनिमाइज कर लें, और साथ में वेजिटेबल्स का सैलड या मिंट मार्गरीटा, नींबू पानी, ऐसी साथ में ना डिटॉक्स चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। अच्छा, बारबेक्यू बहुत ज्यादा चलता है भाई किस्म का इसके हवाले से, क्योंकि ईद है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी, कबाब हो गया या टिक्का, बोटी, इस तरह की चीजें, सारी बात हर बंदा खाना भी चाहता है, कितनी क्वांटिटी या कितने पीसेस जो है आप रिकमेंड करेंगी एक पर्सन को, जो नॉर्मल पर्सन जो है ना, अगर वो एक मील ले रहा है, जैसे कि कोई रात को दावत जिस तरह हम लोग करते हैं, उसमें वो एक सीख कबाब जो कि रेगुलरली 6 to 7 इंचेस का होता है, ठीक है, वो एक खा सकता है इजीली। किसी अगर कोई साथ में लाइक कोई सालन नहीं ले रहा है, या सिर्फ स्टीम या ग्रिल चिकन या बारबेक्यू ही खाना चाह रहा है, तो वो 3 से 4 पीसेस रेगुलर जो साइज होता है, बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन रेगुलर नॉर्मल साइज की जो बोटी होती है वो साथ ले सकते हैं, रोस्ट करके ले लें, बारबेक्यू में ले लें, और साथ में एक आधा कबाब ले लें, ठीक है। इसके साथ अगर नान लेना है तो फिर प्रेफरेबल है कि वो हाफ नान ले लें, क्योंकि उससे अगर बहुत ज्यादा ये चीजें आपस में लेंगे तो उनकी ना ग्लूकोज सेंसिटिविटी, मतलब वो बहुत ज्यादा बॉडी में एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक होता है वो। अच्छा, ये भी होता है, कबाब भी खा रहा है, टिक्के ही खा रहा है, और साथ में मटन का वो एक किस्म का जो शोरबा, रोस्ट और पता नहीं किस, तो ये सारी चीजें फिर डिस्टर्बेंस पैदा करती है, ज्यादा क्वांटिटी हो जाए। एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली हम लोग इतना कुछ खा नहीं रहे होते हैं, ठीक है, हमारी रूटीन में मीट भी इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कुछ लोग एक तो अफोर्ड नहीं करते हैं। फिर जब एकदम से कुर्बानी की ईद आती है ना, 2 दिन 3 दिन तक तो आप रेगुलर चलते हो, लेकिन जो लोग उसको हफ्ता हफ्ता तक पार्टीज को लेके जाते हैं या डेली कंज्यूम करते हैं ना, उनकी बॉडी में ना आहिस्ता आहिस्ता वो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए, लीवर जो है ना, लीवर ने फैट को मेटाबोलाइज करना होता है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में लीवर कुछ सब्सटेंसेस सेक्रीट करता है। जब आप अपनी बॉडी पे इतना ओवर बर्डन डाल देते हो ना, जिसकी आपकी जिस्म को इतनी आदत नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा आपकी डाइजेशन इश्यू आपको होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका अगर सपोज दिल कर रहा है कि आपने रोस्ट खाना है, एक मील में आप रोस्ट ले लो, साथ में बारबेक्यू की एक आधी डिश ले लें। नेक्स्ट मील आपका आता है या उससे अगले दिन है, आप राइस की डिश ले लें। रात में आप चपाती के साथ कोई सब्जी, उसके अंदर थोड़ा सा एक आधा पीस मटन का ऐड कर लें, लेकिन होली आप मतलब सालन ही प्रॉपर्ली मटन खा रहे हो, वो थोड़ा सा आपको कर सकता है। और हम अलाउ हर पेशेंट को करते हैं, इवन के डायबिटिक पेशेंट को भी अलाउ करते हैं, जिनको लीवर का इश्यू होता है उनको भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन क्वांटिटीज पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये किस्म का ना कुर्बानी के गोश्त के हवाले से भाई, उसमें स्मेल एक और तरह की पाई जाती है। आप मार्केट से परचेज करते हैं तो वो इतनी वो नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन इसकी एक स्मेल होती है। इस स्मेल को कुर्बानी की गोश्त को कैसे खत्म किया जा सकता है? एक्चुअली होता ये है कि जब हम मार्केट से गोश्त परचेज करके आते हैं ना, तो उन्होंने गोश्त को हैंग किया होता है, ठीक है, और वो काफी प्रोलॉन्ग टाइम हुआ होता है, उसको 4-5 घंटे उसको हो चुके होते हैं। तो उससे होता है कि हैंग करने का ये फायदा होता है कि जितना भी उसकी स्मेल मर जाती है। नहीं, स्मेल तो थोड़ी बहुत होती ही है, ठीक है, स्मेल एज सच उसकी बुरी नहीं होती, लेकिन हमने उसका एक इम्पैक्ट बनाया हुआ कि क्योंकि ये स्मेल है, कोई हमें खुश ये आ रही है तो ये गंदी स्मेल है, बच्चे नहीं जाते हैं कुर्बानी की गोश्त के पास, खाते नहीं है। उसको आप ये करें कि जब आपके पास घर में गोश्त आ गया तो उसको आप सिरके के साथ वॉश कर लें, ठीक है, और आप उसको अगर आपने कोई हांडी बनानी है और गोश्त आपने गलाना भी है तो उसको हल्का सा ना पानी में बॉईल कर लें, ताकि उसकी एक्सेसिव चर्बी या उसके टॉक्सिन्स वगैरह वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद आपने जो मसाला बनाया हुआ है उसके अंदर आप मिक्स कर लें, तो उसकी स्मेल इंशाल्लाह नहीं आएगी। या आप कोई बारबेक्यू की डिश कर रहे हैं या ग्रिलिंग कर रहे हैं या रोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हल्का सा आप लेमन स्क्वीज कर लें, तो काफी हद तक उसकी जो स्मेल है वो चीज खत्म हो जाती है। बाकी उसको स्टोर करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ,
पहले मुझे बताइए फ्रीज अक्सर अब ये होता है कि साल साल भी कई लोग हैं वो उसी गोश्त को रख रहे होते हैं और चला रहे होते हैं, फ्रिजें अपनी भर रहे होते हैं। कितना सा रिकमेंडेड है कि भाई आप इसको फ्रीज कर सकते हैं गोश्त कितनी देर आपका चल सकता है डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से स्टोर किया। ठीक है, कुछ लोगों का गोश्त होता है वो महीने बाद खराब हो जाता है, कुछ लोग उसको 6 से 7 महीने, और जिस तरह आप बताने के लोग साल साल भी चला लेते हैं, वो चीज भी होता है। एक्चुअली होता ये है कि अगर तो आपका कुर्बानी का गोश्त कट कर आया है, आपने एक कपड़ा लेना है मखमल का, ठीक है, आपने उसके ऊपर हल्का सा सिरका लगा देना है। सिरका लगा के आपका जो गोश्त आ रहा है ना, उसको उसी टाइम आप साफ करके उसको जिपर बैग्स में डाल के या किसी मतलब ग्लास शॉपर भर के रख रहे होते हैं वो। शॉपर तो वैसे ही कंटेमिनेटेड होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें तो नहीं आपको रखना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात ये कि आपने अगर गोश्त साफ कर लिया है ना, मतलब आपके किसी घर से आया और आपने उसको वॉश कर लिया है, किसका खून निकल जाए या कुछ, उसी टाइम उसको आप फ्रीजर में मत रखें। अच्छा। उसको किसी छाननी में डाल के रखें ताकि उसका जितना पानी है वो सारा खून है वो निकल जाए। फिर उसको हवा लगवाएं, लाइक उसको किसी पंखे के आगे रखें या उसको ओपन एयर में रखें ताकि उसकी हवा उसके ऊपर से दफा खिंच जाए। गीला मतलब पानी लगा हुआ उसको अगर फ्रीज कर दी फिर खराब होने के चांसेस है, क्योंकि देखें पानी जो होता है ना उससे उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद जो फ्रीजर में कोई चीज स्टोर करती है, अब जैसे हम लोगों का अक्सर लोगों के घर में डीप फ्रीजर्स नहीं होते हैं या लोड शेडिंग हो रही है, लाइट ऑफ हो गई है। अब क्या होता है कि फ्रीज हम इसलिए करते हैं कि जब हाई टेम्परेचर जब जाता है ना किसी चीज का, तो वो आपकी बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जब आपका गोश्त जिस तरह की लाइट ऑफ हुई है या आपने निकाल के बाहर रख दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता 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 टेम्परेचर जैसे चेंज होता है गोश्त का, बैक्टीरिया की ग्रोथ रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका गोश्त गलने का या खराब होने का या स्मेली या उसका कलर चेंज हो सकता है। तो अगर आपने डीफ्रोस्ट करना है ना, मतलब आपने फ्रीजर से निकाला है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आप उसको या तो माइक्रोवेव कर लें लाइट हीट पे, या आप उसको ठंडे पानी के अंदर उस पैकेट को आप ऐड करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर नीचे जाए। उसके बाद आप उसको हल्का सा बॉईल करके या उसका पानी जाया करके फिर आप उसको अपनी किसी भी आपने जो डिश बनानी है, सब्जियों में डालना है या आपने उसको रेगुलरली बनाना है, आप उसको तब कुक करें, आपका गोश्त खराब नहीं होगा। अच्छा, हेल्दी डिशेस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपने डिशों की बात की कि ये बनाया, कौन सी ऐसी हेल्दी डिशेस हैं जिसको आप रिकमेंड करती हैं कि या इससे आपको आपकी हेल्थ को भी किस्म का फायदा हो? हेल्दी डिशेस में एक तो देखिए हमारे पास कोई भी स्टीम ग्रिलिंग, ठीक है, बेकिंग, ओवन बेक्ड आपने किया तो ये हेल्दी है। अगर तो आप अपने मटन को या अपने मीट को डीप फ्राई करेंगे ना, तो आप उसके अंदर कंटेमिनेशन भी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं और उसके भी हैजर्ड्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप उसको बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा आप जैसे हम लोग नॉर्मली सालन बनाते हैं, सालन भी बनाया जा सकता है उसका। अच्छा। लेकिन बारबेक्यू जो है वो थोड़ा सा लीस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा। वो उस वे में, क्योंकि बारबेक्यू का ना मोस्टली सब बच्चे बारबेक्यू कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल कोयलों के साथ अपने मतलब मीट को रख देते हैं या कबाब को रख देते हैं, मतलब कोयलों की हीट में, और उसमें मुश्किल से ना मतलब इतना सा डिफरेंस होता है। आपने अगर बारबेक्यू करना है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा उसका लेवल या डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि और अगर आपने बारबेक्यू किया, आपको फील हो रहा है कि मीट एक साइड से थोड़ा जल गया है या ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस उसके ऊपर आ गया। ये बहुत ज्यादा कॉमन एक किस्म का जाते हैं बड़े टिका हाउसेस में। अच्छा, ये ईद उल अज़हा के अलावा भी अच्छा वहाँ पे नीचे से वो कबाब कहीं से काला हुआ वो लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, फिर राइस काले हो गए। अच्छा, हमारे वो तो मेरा रिवाज है कभी वो जी नीचे चावल लग गए हैं जी काले हो गए तो वो खाना बड़ा अच्छा। क्या ऐसी हो गया जहाँ जो काली हो गई है या जिसका कलर चेंज हो गया, क्या उसको लिया जा सकता है या उसके अगर लें तो क्या नुकसान होगा? कोशिश तो करें कि आप उसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बारबेक्यू में डायरेक्ट आपका कोयलों के साथ या हीट के साथ आपका मीट का साथ आपका वो ताल्लुक हो जाता है ना, तो उसमें होता है कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपका वही बारबेक्यू अगर काला कहीं से हो गया या थोड़ा सा जल गया तो आपको चाहिए कि आप उसको छुरी के साथ उस पीस को निकाल दें। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेसिवली कंजम्पशन जले हुए कबाब खाए जा रहे होते हैं, धड़ाधड़ लोग खा रहे होते हैं, नहीं, वो एक होता है कि शायद जब तक काला नहीं होगा या डार्क नहीं होगा तब तक ये शायद कच्चा रह जाएगा। तो वो कच्चा नहीं होता बल्कि उसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उस चीज को आपको निकाल देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और है, खास तौर पर हमारे वो जिसे कहते हैं कुर्बानी होती है तो सबसे पहली जो चीज बनती है वही होता है कि कलेजी के ऊपर जो है ना वो एक किस्म का वो लोगों का एक शौक भी है, लोग चाहते भी घर में अक्सर यही होता है।
इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कलेजी कितनी खानी चाहिए, ठीक है। या बच्चों को कितनी लेनी चाहिए, बड़ों को, या पेशेंट्स को, इसके बारे में डिफाइन कीजिए। अच्छा, कलेजी जो है ना वो आयरन रिच सब्सटेंस है, ठीक है। उसके अंदर विटामिन के, जो कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह विटामिन B6, फोलेट, ये सारी सब्सटेंसेस उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर तो आप उसकी अच्छे तरीके से उसको बना रहे हो तो उसके आपको बेनिफिट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, बच्चों को प्रोटीन चाहिए होता है। बेसिकली जो प्रोटीन है ना वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। प्रोटीन को हम एज अ हीरो लेते हैं। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन, हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स, हमारी इवन आँखों की पुतलियाँ, हमारी हर चीज़ प्रोटीन से बनी है। तो जब हम हेल्दी प्रोटीन अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा भी हमें होता है कि हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। अब बच्चों में ना अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है, थकावट रहती है बच्चों को। तो इस तरह के बच्चों को तो आप कलेजी के 3 से 4 पीसीस दे दें, वो हेल्दी चीज़ है। और अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है या लीवर वाले पेशेंट्स हैं, उनको हम थोड़ा ऑर्गन मीट अवॉइड करने को कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको मना नहीं किया कि बिल्कुल खाना नहीं है, वो भी 1 से 2 पीसेस लें। और कलेजी का सालन ना बनाएं। कलेजी को सालन की लोग बड़ा पसंद करते हैं, बनाते हैं, उससे के हवाले से ज्यादा बेटर यही है कि आप कलेजी को हल्का सा मसाला लगा के उसको दही के अंदर या पानी के अंदर स्टीम कर लें। अच्छा। या उसको हल्का सा तवे के ऊपर या उसके ऊपर भून लें, उसमें एक्सेसिवली ऑयल वगैरह या घी मत डालें, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली ना अल्लाह ताला ने मटन या बीफ के अंदर थोड़ा सा हेल्दी फैट्स रखे होते हैं। अगर आप उसी फैट के अंदर उसकी कुकिंग करते हैं ना तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एक्सेसिवली बाहर से एक्स्ट्रा ऑयल मत ऐड करें। तो ये इस्तेमाल की जा सकती है कलेजी, लेकिन क्वांटिटी वाइज। अच्छा, क्योंकि ये खाने पीने की तो एसिडिटी एक किस्म का, एक नॉर्मल एक किस्म का हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा, क्योंकि खुराक बढ़ गई होती है एकदम, तो इस एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए या इससे कैसे बचा जा सकता है? एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स इवन लोगों का एग्रीवेट हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा ये खाते हैं ईद पे मटन वगैरह या सब चीजें। अब उसका आपने अगर उसको कंट्रोल करना है ना, एक तो ये चीज है कि आप खाना खाने के फौरन बाद मत सोएं। अच्छा। ठीक है। ईदों पे क्या होता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। आप अपना कोई भी मील ले रहे हैं उसका गैप 6 घंटे का रखें। अच्छा। ठीक है, मतलब अगर ये नहीं कि अगर आप नाश्ता ही 12 बजे किया तो आप दोपहर को 2 बजे ही अपना लंच कर लें। सही। आप कम से कम 4 या 6 घंटे का वक्फा रखें। दूसरी बात यह है कि आप एसिडिक चीजें मत इस्तेमाल करें, मतलब आप स्पाइसी चीजें मत लें। अच्छा। हम जब मील्स के साथ कोक या सोडा बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारा जो स्टमक है वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। जब हम एसिडिक चीजें को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज तेजाबियत बढ़ जाती है, जो कि ऊपर सीने कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, स्प्राइट, फांटा, ये इस तरह की जो एक किस्म की जो ये अपना कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्या अच्छा ये कहा जाता है जी ये पी लेंगे जरा हाजम हो जाएगा आपको। अच्छा, हालांकि बहुत सारे इसके हवाले से भी हैं कि शायद ये बहुत डेंजरस है। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये जो एक किस्म का ये इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं क्या लेनी चाहिए? लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं है फिजी ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसके साथ जब आप कोक का या 7 अप या किसी भी फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो ना, तो इनके अंदर ना गैस प्रोड्यूस करने के लिए एक सब्सटेंस होता है फॉस्फोरिक एसिड। अब वो आप जब अपना सपोज आप आयरन रिच चीज़ ले रहे हो, हम प्रोटीन ले रहे हो, उसमें आयरन भी है, विटामिन बी भी है, ठीक है, जब आप उसके साथ डायरेक्टली इन फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हो ना, तो ये दोनों आपस में ना रिएक्ट करती हैं। अच्छा। इंटरेक्ट करती हैं, ना आपकी बॉडी को सही तरीके से आयरन मिल पाता है और ना आपको फॉस्फोरिक एसिड सही तरीके से। अच्छा। तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर आपने पीना ही है ना, तो डायबिटिक या कोई भी पेशेंट है रेगुलरली, अगर बहुत ज्यादा दिल करता है उनका कि हमने कोई ऐसी चीज लेनी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपका दिल करेगा कि आप मीट खा रहे हो या खाना खा रहे हो तो साथ कोई आपके पास ड्रिंक हो, तो उसमें आप बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ना मिंट मार्गरीटा बनाएं। अच्छा। ठीक है, आप उसमें 2 से 3 लीमू ले लें और डाइट 7 अप या डाइट जो चीज़ें होती हैं फिजी ड्रिंक, आप वो थोड़ी सी क्वांटिटी में, वो भी रिकमेंडेड ज़्यादा नहीं क्योंकि उसके भी अपने हेल्थ हैजर्ड्स हैं, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में उसको लें, पुदीना ऐड करें और उसको आप शेक करके अपने पास रखें। उसके अंदर फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए तुख्म मलंगा या जिसको हम गूंद कतीरा कहते हैं उसका एडिशन कर लें। आप अपने मील के साथ वो लेंगे, वो इतना रिफ्रेशिंग हो जाएगा और आपको वैसा ही इम्पैक्ट देगा कि आपने बड़ी के हेल्दी चीज खाई। हेल्दी चीज। अच्छा, एक है ही कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल और खास तौर पर जो फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं,
क्या ये भी मटन या बीफ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा। जो जिनका कोलेस्ट्रॉल, आपको मैं थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। एक मिथ है कि हम अगर ऑयली चीज़ें खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। थोड़ा सा मिथ भी है और थोड़ा सा इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो लीवर है ना, वो इटसेल्फ 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल खुद प्रोड्यूस करता है। अच्छा। सिर्फ जो हम बाहर से लेते हैं ना, वो 15 to 20% होता है। ठीक है। जब हम डाइट में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या हम जीरो फैट डाइट पे चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी के ये चीज़ एनालाइज होती है कि यार ये बंदा नहीं खा रहा, बॉडी या लीवर उसको एक्स्ट्रा जनरेट करना शुरू कर देता है। तो एक हेल्दी पोर्शन में रहते हुए ना आप ले सकते हो। बिल्कुल सही। तो इवन आपको फैटी लीवर हो या आपको तो 2 से 3 पीसेस वो जो रिकमेंडेड है एक पोर्शन बताया, उतना पेशेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, जो किडनी के पेशेंट्स हैं खास तौर पर, क्योंकि वो जारी बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, तो क्या उनके हवाले से क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, किडनी फेलियर जो है ना, एक कंसेप्ट है कि हाई प्रोटीन डाइट्स कैन कॉज किडनी फेलियर। ये नहीं है। अच्छा। हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कैन कॉज, ठीक है। जब आप कार्बोहाइड्रेट, आपकी किडनी फेल होने का सबसे जो टॉप रीजन होते हैं ना, वो डायबिटीज है, ठीक है। या डायबिटीज है या बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, यानी कि नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बॉडी में हो रहा है या बहुत ज्यादा शुगर हो रही है। अब डायबिटिक पेशेंट का ये सीन होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन उसके सेल्स उसको यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। एक्सेसिव इंसुलिन जब आपकी बॉडी में ज्यादा होती है तो आपकी किडनीज पे बर्डन हो जाता है। प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है, जब आप प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी में ना इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी बैलेंस में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन शुगर लेवल को हाई नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट्स हाई करते हैं। तो जब आप प्रोटीन लेते हो ना, तो आपकी बॉडी में सटाइटी लेवल आ जाती है, यानी आपको भूख आपकी खत्म हो जाती है और वो बड़ा बैलेंस रहता है। तो वो पेशेंट्स, लेकिन किडनी पेशेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर तो एक्यूट किडनी फेलियर है या किडनी का कोई इशू चल रहा है, डॉक्टर ने आपको मना किया कि आपने वंस अ वीक या वंस अ मंथ आपने प्रोटीन यूज करना है, तो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उतनी क्वांटिटी यूज करनी है। लेकिन अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस वाले पेशेंट को हम रेकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनके हर साइकिल में ना जब भी डायलिसिस होता है तो उनका बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। अच्छा। तो उनको हम हाई प्रोटीन डाइट रेकमेंड करते हैं। तो उनको फिर हम कहेंगे कि वो 3 से 4 पीसेस एक पोर्शन मतलब पर डे के लिहाज से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डायबिटिक हर दूसरा तीसरा हमारे पाकिस्तान में तो एक किस्म की डिजीज आम हो चुकी है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से क्या उनको मेजर्स लेने चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये है कि वो शुगर का इस्तेमाल थोड़ा कम कर लें, ठीक है। फिजी ड्रिंक्स वो मत लें, जिससे मैंने आपको बताया मिल्क मार्गरीटा, या आजकल हमारे पास आलू बुखारे आए हुए हैं या जिसको हम आड़ू कहते हैं। आप एक आड़ू या हाफ आड़ू को 1 कप पानी में ब्लेंड कर लें और साथ में आप चिया सीड्स को ऐड कर लें। मील से पहले 15 मिनट या 10 मिनट पहले आप ये ड्रिंक कंज्यूम कर लें। उसके बाद नान वगैरह ना इस्तेमाल करें, रोटी ले लें या मल्टीग्रेन आटा, जिसमें हम कहते हैं कि गंदम का आटा भी है, मकई का भी है, बेसन भी है। इस 2-3 आटों को मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एकदम से शुगर लेवल अप नहीं जाती है। आहिस्ता 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 ये सारे जो मिक्स मल्टीग्रेन फ्लोर होता है ना, ये आपकी शुगर लेवल को आराम आराम से ब्लड में रिलीज करता है। तो वो पेशेंट्स इसकी रोटी खा सकते हैं, साथ में 1 से 2 पीस मटन के या सालन कोई बनाया हुआ वो ले लें, और साथ में सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब सैलड्स को किस तरह इस्तेमाल करना है वो आप ये करें कि अपनी जो एक प्लेट बना रहे हैं आप लोग, उसके अंदर आप कोई बीन्स, लोबिया या चने वगैरह भी ऐड कर लें, ताकि एक बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा सैलड आ जाए। आप उसमें सलाद पत्ता, लेटस, आइसबर्ग, इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, खीरा ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर ले लंच में और डिनर में, तो डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगी और उसके अलावा उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अच्छा, डायबिटिक्स की पेशेंट्स की बात हो रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटन ले रहे होते हैं, बीफ ले रहे होते हैं और सिर्फ इसी के ऊपर हमारा फोकस होता है। अच्छा, स्वीट डिश जो है वो भी हम अच्छा लेना चाहते हैं, वो भी ज्यादा क्वांटिटी करते हैं। स्वीट डिशेस या स्वीट की कितनी क्वांटिटी जो है वो एक किस्म रिकमेंडेड है? और ये जो डायबिटिक पेशेंट्स की बात हो रही है, इनके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि इनको कितनी लेनी चाहिए ताकि एक बैलेंस रहे। देखिए, ईद पे ना हम कहते हैं कि आप लोग ले लें नॉर्मली स्वीट डिश में, जैसा खीर है या कस्टर्ड है या सवैयाँ हैं। अब हम हर चीज़ की अगर कैलोरी वाइज उसको देखें ना, सपोज अगर आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, तो आप ये देखें कि आप राइस खा रहे हैं, ठीक है, आपने सब मटन के 1-2 पीसेस ले लिए, साथ में दही ले लिया, आपकी चिक पोर्शन
पोर्शन एक प्लेट बन गई है। अब आप अगर खीर खा रहे हैं तो खीर के अंदर दूध भी है, खीर के अंदर चावल भी है, उसमें आपने शुगर भी ऐड किया है। तो ये जब सब चीज़ों को इकट्ठा आप कंज्यूम करते हैं ना तो आपका पाइल अप ज़्यादा हो जाता है कैलोरीज का। अच्छा। रेगुलरली आप 400 से 500 कैलोरी पर मील ले रहे होते हैं, लेकिन ईद पे ना आपकी 700 से 800 कैलोरीज चली जाती हैं। तो अगर आपने कोई कस्टर्ड या सवैयाँ या कोई स्वीट डिश लेनी है ना तो उसका रिकमेंडेड है कि 3 टेबल स्पून आप उसको एक प्याली में डालें, और आपने टेबल स्पून से नहीं खाना, आपने टी स्पून से खाना है। अच्छा। क्योंकि टी स्पून से हमारा एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि हम जब टी स्पून से खा रहे होते हैं हमें लगता है हम ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। तो आप डाल लें एक दफा अपने किसी प्याली में 3 टेबल स्पून तक, और वो आप इजीली इंजॉय करें। आगे आपके जो 3 टेबल स्पून है वो कम से कम 10 से 11 टीस्पून बन जाते हैं, तो वो आपको पेशेंट्स को बड़ी तसल्ली होती है हमने ज्यादा खाया है। तो उस वे में, लेकिन आप पूरा बाउल मत भर के खाएं। आप किसी के घर गए हैं तो आप खाना खाने के फौरन बाद चाय या उसके बाद ब्राउनीज या केक इनका इस्तेमाल मत करें। अगर आपने करना है ना, आपका दिल कर रहा है आपका, क्योंकि ईद है, ईद अच्छा कई लोग ऐसे मेरे आप फौरी कर चाय बना रहे हैं, अब खाना खा लिया, तो ये इसके हवाले से क्या कहेंगे? चाय को हम कहते हैं कि इस्तेमाल कर लें, चाय के अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन चाय को मील के साथ मत लें। अच्छा, कितनी देर बाद लेना चाहिए? कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम होना चाहिए। अच्छा। अक्सर हमारे होता है कि जब खाना सर्व किया जा रहा होता है उसी टाइम चाय को चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, आप उस टाइम मत चाय को चढ़ाएं। आप जब खाने के बर्तन समेट लें फिर आप चाय को रखें, उसको 10 मिनट 15 मिनट उसको कुक होने में लगते हैं, फिर आप इस्तेमाल करें। क्योंकि जो आपने आधे घंटे का आपका कहना है कि वक्फा जरूर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना मैं ये चाहूंगा कि कोई हेल्थी कुकिंग, एक मिसाल के तौर पर जारी बात है मेथड्स है, कोई ऐसी आप तरीकाकार बताइएगा जिससे आप समझती हो कि जो हेल्थी कुकिंग किस्म का आप कह सकें। हेल्दी कुकिंग में यही है कि आप ना हर पोर्शंस को ऐड करें। ठीक है। प्रोटीन भी हो, आपका फैट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, आपका फ्रूट भी हो, ठीक है, और आपका साथ में दही वगैरह भी हो, ठीक है। दही का इस्तेमाल ईद पे लाजमी करना चाहिए। एक तो दही डाइजेशन में हेल्प करता है, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट कर देता है। दूसरा, दही का ना थोड़ा अल्कलाइन इफेक्ट होता है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है ना, जब वो अपने मील्स के साथ दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो एसिडिटी को थोड़ा मध्यम कर देता है। अच्छा। तो दही को अपनी मील्स में लें। अब कुकिंग मेथड्स की बात वही है कि अगर आप उसको बॉईल कर लें, स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, ओवन बेक कर लें, या एयर फ्रायर में आप उसकी कोई डिशेस बना लें। जैसे चांपे हैं, आप अक्सर घरों में होता है कि ईद के पहले दिन या दूसरे दिन चांपों को किया जाता है। अगर तो आप चांपों को मसाला लगा के रोस्ट कर लेते हैं, रोस्ट बनाया आपने, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन मीट या बोन के साथ जिस प्रोटीन साथ ऐड होता है ना, उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। कोलेजन हमारी स्किन, नेल्स, हेयर, हमें यंग रखने के लिए कोलेजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो अगर आप हेल्दी वे में उसको इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आप चांपों को डीप फ्राई कर रहे हैं फिर वो थोड़ा मसला कर देगा। या चांपों को आप बिल्कुल बहुत ही ज्यादा करीब कोयलों के ऊपर रख के आप उसको बिल्कुल वो कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको इश्यू कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले से बड़ी केयर की जरूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा रूल ऑफ सर्वा से टिप्स लेंगे कुछ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रूट ऑफ सर्वा, एक चीज़ मुझे जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि हमारे क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि हम ना कोई भी पेशेंट है, सारी बात हम पूछ इसलिए बताना इसलिए चाहते हैं ताकि वो जो है किस्म का बिहेवियर हो जाए, उसको पता चल जाए मैंने किस तरह से खाना, क्या खाना है। अच्छा, यूरिक एसिड अब एक किस्म का ये भी हमारे मुल्क में कॉमन हो चुका है। हर दूसरा बंदा अच्छा वेट गेन कर रहा है, फिर यूरिक एसिड उसकी सबसे बड़ी काजमत है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स को क्यों खास तौर पर कहा जाता है आप गोश्त नहीं खाएं, गोश्त नहीं खा सकते, तो उसके हवाले से क्या कहें? यूरिक एसिड के पेशेंट्स को गोश्त मना किया जाता है। रिकमेंडेड भी ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रेड मीट या ऑर्गन मीट ना खाएं। अच्छा। ठीक है, ईद पे भी हम मतलब जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है ना यूरिक एसिड से, होता है कि अक्सर लोगों के जो हमारे ये होते हैं ना, ये थंब या पाँव के, वो थोड़े टिल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनके लिए रिकमेंडेड यही कि वो कम से कम मतलब लीस्ट उनको इस्तेमाल करें। अगर एक आधा पोर्शन ले लिया पर डे के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि वो वंस और ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने इस्तेमाल कर लिया और तब उसका यूरिक एसिड बढ़ गया, यानी एक्सेसिवली आपने 3-4 दिन मीट इस्तेमाल किया, उससे कुछ टिप्स होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर
या लेमन, इनको अगर आप पानी में मिक्स करके, इसका एक शॉट बनता है कि आपने एक 100 to 150 ml वाटर लिया, उसमें आपने 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल लिया और जिंजर का आपने जूस निकाल के 1 से 2 ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड कर लिया। ये जूस अगर यूरिक एसिड वाला या डायबिटिक पेशेंट अगर पी लेता है तो उनका एकदम से जो लेवल है ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा। वो अगर मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्होंने प्री मील या पोस्ट मील दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट कोई कहवा या ये जिंजर शॉट या एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिक्स करके ज़रूर लेना है। उससे ये हेल्पफुल हो जाएगा कि उनकी बॉडी की थोड़ी चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ले सकते हैं मटन या बीफ, ये ले सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। अच्छा। बहुत ही कम, 1 पीस बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा यूरिक एसिड वालों मतलब जिनको गाउट है या जिनको बहुत चलने फिरने में मसला है उनको ये चीज़ होती है। बेसिकली होता है इसलिए कि हमारे जो यूरिक एसिड का भी ये सीन है कि हमारी बॉडी जो तोड़ फोड़ जिसको हम कहते हैं, मसल्स डेली ऑस्टियोपोरोसिस टाइप, ऑस्टियोपोरोसिस जो अच्छा। हमारा एक डेली का एक फंक्शन होता है कि अच्छा। हमारे जो मसल्स होते हैं ना उनकी या हमारे सेल्स की एक एज होती है। अच्छा। ठीक है, वो मसल्स रिपेयर भी होते हैं, मसल्स टूटते भी हैं। तो यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी किडनीज क्लियर करती हैं। तो जिनका यूरिक एसिड हाई है ना, इसका मतलब है कि उनके ब्लड के अंदर यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है और उनकी किडनी उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। तो जब ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन भी नाइट्रोजन में, अमोनिया में या यूरिया में ऐसा ऐसा मतलब प्रोटीन की ब्रेक डाउन जिसको हम कहते हैं कैटाबोलिज्म होती है। ठीक है, तो वो ये होता है कि आपकी किडनीज पे फिर बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। जब किडनीज उस चीज को प्रॉपर्ली फिल्टर आउट नहीं कर पाती है तो हमारे ब्लड के अंदर उसकी क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं, तो फिर वो आपके जोड़ों में, आपकी हड्डियों में, उसमें थोड़ा इशू करती है, इशू आ सकता है। अच्छा, डाइजेशन एक किस्म का ये भी कॉमन इशू है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे बंदे को। इसके बारे से क्या मेजर्स लेने चाहिए? डाइजेशन के लिए है कि वही कुछ टिप्स कि एक तो आप खाना खा के फौरन मत लेटें। ईद के दिनों में हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिम्स वगैरह बंद होते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको जब टाइम मिलता है ना, दोपहर में मिल रहा है, रात में मिल रहा है या सुबह अर्ली मॉर्निंग में, आप वॉक को जरूर इम्प्लीमेंट करें। अब वॉक का मतलब ये नहीं कि आपने 2-2 घंटे वॉक करनी है। आप 15 से 20 मिनट खाना खाने के बाद अगर वॉक कर लेते हैं तो आपकी बॉडी की थोड़े से डाइजेशन बेहतर हो जाती है। दूसरा, पानी का इस्तेमाल आपने करते रहना है। गर्मी ज्यादा है, आपने वाटर का इंटेक बढ़ा देना अपना, ताकि जो चीज आप खा रहे हो, लेकिन खाने के साथ नहीं, खाने में और खाने में और पानी पीने में कितना वक्फा होना चाहिए रिकमेंडेड? खाना खाने से पहले अगर आपको प्यास लगी है तो आप 2 से 3 सिप्स या आधा गिलास पानी आप पी सकते हैं। ठीक है। या खाना खाने से पहले 1 से 1.5 कप पानी, उसके अंदर आप छिलका इसबगोल का या तो बलंगा कोई चीज आप ऐड करके वो ले सकते हैं। वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखिए, जो जिनका वेट गेन होता है ना, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि छिलका इसबगोल या तो बलंगे को खाने से पहले लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक कोटिंग कर देता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भर गया हुआ है तो आप फिर बाद में मील की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते हो। अब आपने जब खाना खा लिया है, आप ओवर स्टफ्ड हो गए हो, आपको प्यास लग रही है, आप 2 से 3 सिप्स तो पानी के पी लो तो वो ठीक है। लेकिन जब आप खाना खा लिया, आपकी डाइजेशन आपकी स्टार्ट हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, उस टाइम अगर आप ठंडा यख पानी अपनी बॉडी में इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा आपकी डाइजेशन में भी इशू करेगा और वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। इसलिए कहते हैं खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद जब आपके मतलब आपके देखिए, जब आप जुबान से कोई चीज़ खा रहे हैं ना, आपके इंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं जो कि आपके खाने को च्यूइंग के साथ साथ आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प, वहीं से आपके जब पहला लुकमा आप लेते हो ना, आपका प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका जो खुराक है वो आपकी स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है जो आपने खाया होता है। तो जब आप बिल्कुल पानी पी लेते हो ना फौरन साथ ही 2-2 गिलास, वो थोड़ा सा हिंडर करता है। पानी, आपको प्यास लगी तो पानी मना नहीं है, आप 3 घूंट 4 घूंट 5 घूंट नॉर्मली पी सकते हैं, लेकिन वेट करें कि आप एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा वेट करें, फिर आप 1 से 2 गिलास पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, फैटी लिवर की बात की हमने कर ली। लिवर उसकी, क्योंकि सारे का सारा निजाम आपके पूरी बॉडी का किस्म का इंसानी बॉडी का लिवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लिवर की जो एक किस्म की प्रोटेक्शन है, या लिवर के हवाले से क्या कहेंगे, इसके रिकमेंडेड क्या खाने के हवाले से? अगर तो कोई पेशेंट हेपेटाइटिस का शिकार है, HCV का या हेपेटाइटिस B का, उनको फिर मना किया जाता है कि वो हाई फैट वाला और हाई प्रोटीन वाली डाइट मत इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि उनका लीवर पहले ही हो रहा होता है। प्रोटीन तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट इंसेफ्लोपैथी में है, यानी कि इंसेफ्लोपैथी में पेशेंट वो होते हैं जो अक्सर
से गनूदगी में चले जाते हैं, उनकी बॉडी में इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है कि उनको चक्कर आते हैं, कुछ चीज़ें खाएं उनको डाइजेस्ट नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम उनको कह दें ना कि भाई ईद है, आप ढेर सारा प्रोटीन इस्तेमाल कर लें, उनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इतने ज़्यादा सीवियर मसले बन जाते हैं कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस वाले, या जिनका बहुत ज़्यादा लीवर सिरहोसिस हो गया, मतलब उनका जिगर जो बिल्कुल ही सुकड़ गया हुआ है या स्कैरिंग स्टार्ट होगी, ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बहुत हाई फैट वाली डाइट नहीं दे सकते। उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो प्रोटीन लें, लेकिन आइसोलेट्स की फॉर्म में, बिल्कुल सही, उस फॉर्म में वो ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आखिर में कोई ऐसी टिप्स, क्योंकि आप जैसे कहते हैं कि माय डाइटिशियंस एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसी टिप्स जो कि जिसे कहते हैं कि हमारे ये जो खास तौर पर ईद उल अज़हा का मौका है, इसमें हमारी आम पब्लिक जो मिसाल के तौर पे, क्योंकि हर कोई पेशेंट नहीं होता, तो आम लेमैन के लिए क्या टिप्स देंगे आप? लेमैन के लिए टिप्स है कि ग्रीन टी या मेटाबॉलिक टी जिस होती है उनका इस्तेमाल लाजमी करें। आप सिंपल वैसे भी जिनको डाइजेशन का इशू रहता है, ये कावा मैं इसलिए बताने लगी हूँ क्योंकि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को डाइट प्लान में ये कावा साथ लिख के देती हूँ। रेकमेंड करती हूँ कि एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, मील के बाद भी ले सकते हैं। इस कावे में क्या-क्या शामिल है? इस कावे का फायदा ये है कि इससे डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जो आप खा रहे होते हैं वो हजम हो जाता है, गैस या ब्लॉटिंग खाना खाने के बाद वो नहीं होती है। नहीं, इस कावे में शामिल क्या-क्या? इस कावे में इंग्रेडिएंट्स 3 से 4 आपने डालनी है। एक तो आपने इसमें इलायची डाल देनी है ताकि आपकी बॉडी में काल्मिंग इफेक्ट है। इसी तरह आप इसमें सौंफ डालते हैं, ठीक है, और लेमन ग्रास का पौधा अक्सर लोगों के घरों में लगा होता है। लेमन ग्रास ना हो तो आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। जब ये कावा बॉयल अप हो जाए तो इसके अंदर 4 से 5 पत्ते पुदीने के आपने डाल देने हैं, ताकि एसिडिटी हो रही है या स्टमक में तेजाबियत है या कोई आपको बर्निंग इफेक्ट फील हो रहा है, वो थोड़ा काम डाउन हो जाए। इस कावे को आप हल्का सा नीम गर्म करके शहद नींबू ऐड करके भी ले सकते हैं। इस कावे को आप फ्रिज में रख के ठंडा करके रेगुलरली चलते फिरते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कावा हो गया। अब कुछ लोगों को बॉयल करके चीज नंबर 1 टिप है। अच्छा। और नंबर 2 चीज है कि आप डिटॉक्स ड्रिंक्स बना सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स या जिसको हम कहते हैं स्पा वाटर, उसमें होता है कि आप 1 गिलास या 1 बॉटल पानी की लेते हैं, उसके अंदर आप साबुत खीरों को काट देते हैं, लेमन के 4 से 5 स्लाइसेस डाल देते हैं, मिंट डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा गार्लिक डाल देते हैं। इन चीज़ों को आप अगर उसमें ऐड अप करके रखेंगे ना, तो नॉर्मल इंसान भी अगर है या कोई डिजीज पेशेंट भी है, वो ईद के दिनों में इस पानी को इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसको डाइजेशन का मसला नहीं होगा, या उसका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा या कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि ईद के दिन हम रुकेंगे नहीं, दावतें हो रही हैं, दिल करेगा कि मील इस्तेमाल करें, मीट लें, तो उसमें फिर ये कि थोड़ी बहुत साथ में हेल्दी ऑप्शंस को भी इंक्लूड करें लाजमी तौर पर अपने। ये डॉक्टर अरूज रऊफ साहबा ने जो टिप्स दी हैं नाज़रीन, ये यकीनी तौर पर अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा अमल कर लेंगे तो हमारी ईद भी अच्छी गुजर जाएगी, और ये जो एक किस्म के डायरिया या एक किस्म के कॉन्स्टिपेशन या इस तरह के जो मुख्तलिफ एक किस्म के आपको डाइजेशन के या इस तरह के इशूज़ जो एक किस्म के पेश आ सकते हैं, उनसे बचा भी जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने डिटेल आपको बताया, इस पर जो है हम अमल दरामद करके अपने आप को जिसे कहते हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल में ज़रूर रख सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।